Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome in the lecture number 2 of chapter number 11 of NBF Biology 11, in which we are going to discuss the structure and function of oral cavity. आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of oral cavity. Oral cavity is actually the first site of digestion. Oral cavity is the first site of digestion. तो यहाँ पर एक्चुअली हम digestion in oral cavity डिस्कस करने जा रहे हैं. Digestion in oral cavity. Digestion in oral cavity. So the oral cavity is the first part of digestive tract. ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओरल कैविटी, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर रखती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आप देखिए, द ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड माउथ। माउथ इज द ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी। माउथ के बाद जो दूसरा पार्ट है ओरल कैविटी का, वो है साइड वॉल्स। साइड वॉल्स ऑफ ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ चीक्स। यहाँ पे चीक्स मौजूद हैं, तो चीक्स कॉन्स्टिट्यूट द साइड वॉल्स। चीक्स दे कॉन्स्टिट्यूट द साइड वॉल्स ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो रूफ होती है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द पैलेट। दिस इज पैलेट। पैलेट का जो अगला हिस्सा होता है, ये हार्ड पैलेट होता है। दिस इज नोन एज हार्ड पैलेट। और पैलेट का जो पिछला हिस्सा है, इसे सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल एंड पर एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूव्यूला। तो यूव्यूला आमतौर पर ये इसके पीछे जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है उसको क्लोज कर देता है जब हम स्वैलो कर रहे होते हैं। जो चीज़ हम यहाँ पर पहले इंजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, उस चीज़ को जब यहाँ पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है किसी हद तक, तो उसकी स्वेलिंग का वक्त आता है, उसको निगलते हैं हम फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो निगलने के दौरान ये यूव्यूला नेजल कैविटी की ओपनिंग को पार्शली क्लोज कर लेगा ताकि उस तरफ कोई फूड पार्टिकल ना जा सके। ठीक है, तो ये दरअसल नेजल कैविटी की ओपनिंग है इस साइड पर। इसे इंटरनल नेयर्स भी कहा जाता है। ये नेजल कैविटी की पोस्टीरियर ओपनिंग कहलाती है, इंटरनल नेयर्स। और इंटरनल नेयर्स दरअसल रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं। और इन इंटरनल नेयर्स से आगे ये आपको नेजल कैविटी नजर आ रही है, नेजल कैविटीज। तो एक्चुअली ये जो पैलेट था, इसने नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट किया हुआ है। ओरल कैविटी की रूफ आपने देखा, ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जरिए बनी हुई थी। दिस इज कॉल्ड रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। साइड वॉल्स ऑफ ओरल कैविटी आर कंपोज्ड ऑफ चीक्स, जबकि फ्रंट ओपनिंग माउथ। और इसी तरह से ये जो पोस्टीरियर ओपनिंग आप देख रहे हैं, दिस पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी इज नोन एज फेरिंक्स। दिस पोस्टीरियर ओपनिंग opens into the pharynx. Posterior opening of oral cavity, it opens into the pharynx. इसके पीछे जो आपको कैविटी नजर आ रही है, this cavity is known as pharynx.
So this posterior opening of oral cavity opens into pharynx. pharynx जिसे हलक भी कहा जाता है, तो pharynx के अंदर ये posterior opening इसकी खुल रही है। इसके अलावा देखिए ओरल कैविटी में और क्या है, ओरल कैविटी में आपको ये टंग नजर आ रही है। टंग की सरफेस के ऊपर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जो फूड को यहाँ पर होल्ड करती हैं। दोज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड पेपिली। इसके अलावा पेपिली के अलावा उन पेपिली के अंदर टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट हैं जिनसे हम फूड का टेस्ट सेंस करते हैं और फूड की सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो टंग के ये दोनों फीचर्स हैं, एक तो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं कॉल्ड पेपिली, और पेपिली के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके जरिए आप टेस्ट सेंस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें टंग के फीचर्स में इंक्लूड होंगी। टंग पोस्टीरियरली अटैच होती है बॉडी से, इंटीरियरली टंग फ्री होगी, और आमतौर पर जब हम माउथ क्लोज कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट पूरी ओरल कैविटी टंग से फिल हो जाती है। यानी टंग इतना एक मेजर स्ट्रक्चर होता है ओरल कैविटी का कि जब हम मुंह बंद करते हैं तो ऐसी सूरत में पूरी ओरल कैविटी टंग से फिल हो जाती है, और जब आप मुंह खोलते हैं, माउथ ओपन करेंगे, तो ऐसी सूरत में फिर ये पैलेट से टंग नीचे उतर आएगी और दरमियान में एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आप कोई फूड को प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, टंग की पोस्टीरियर साइड पर आपको नजर आ रहा है, टंग के नीचे पोस्टीरियर साइड पर एक और कार्टिलेजिनस फ्लैप आप देख रहे हैं। दिस कार्टिलेजिनस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये स्ट्रक्चर भी दरअसल नेजल कैविटी की, ये स्ट्रक्चर भी दरअसल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, असल में ये आप जो ओपनिंग देख रहे हैं एपिग्लॉटिस के नीचे, दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। दरअसल ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। दिस इज ट्रेकिया। तो ये दरअसल ट्रेकिया की ओपनिंग है। ट्रेकिया का मतलब है विंड पाइप। यहां से एयर लंग्स की तरफ जाती है, ये हमारा विंड पाइप है, यानी सांस की नाली है, विंड पाइप। तो इस ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। इस एपिग्लॉटिस का भी उसी तरह का रोल है जैसे यूव्यूला का रोल आपने देखा कि यूव्यूला के जरिए भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी नेजल कैविटी में किसी भी फूड पार्टिकल की एंट्री को रोका जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एपिग्लॉटिस भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। अभी तो आपको ये अपराइट पोजीशन में नजर आ रहा है, बट एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग जब हम कोई फूड को निगलने लगते हैं तो एपिग्लॉटिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा और इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग ग्लॉटिस को पार्शली क्लोज कर देगी। ये इस पर्पस के लिए होगा कि जब आप स्वेलो कर रहे हो तो फूड का कोई पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल ना हो सके। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि ये फेरेंक्स से नीचे यहाँ पर जो आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, जिस साइड पर ये एरो नजर आ रहा है आपको, दिस इज द इसोफेगस, जिसको खुराक की नाली कहा जाता है, इसोफेगस। इसोफेगस के स्टार्ट में यहां पर एक सर्कुलर मसल्स का एक रिंग प्रेजेंट होता है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स known as esophageal sphincter। esophageal sphincter, इस तरह के स्फिंक्टर्स अभी आपको थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर नजर आएंगे। ये सिलसिले का सबसे पहला स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द रिंग्स ऑफ सर्कुलर मसल्स, रिंग्स ऑफ सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स की ये स्पेशल रिंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जगह जगह पर मौजूद हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से दरअसल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। यानी अगर ये इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में कोई फूड पाइप के अंदर या इसोफेगस के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, और जब ये रिलैक्स करेगा तो तब फूड अंदर
जाने के लिए अलाउ हो सकेगा। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप स्वेलो करते हैं तो जैसे ही स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के साथ ही इसोफेजियस स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर जाता है और फूड यहाँ से इसोफेगस में दाखिल हो जाएगा। और जब आप स्वेलो नहीं कर रहे होंगे तो आमतौर पर ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको ओरल कैविटी के अंदर टीथ मिलेंगे यहाँ पर, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जॉज। टोटल 32 टीथ यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि जॉज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो इन टीथ की 4 डिफरेंट काइंड्स हैं ह्यूमन ओरल कैविटी के अंदर। इनमें से एक टाइप को कहा जाता है इंसीजर्स। दूसरी टाइप को कहते हैं केनाइंस। तीसरी टाइप इसमें प्रीमोलर्स कहलाती है। और चौथी टाइप को कहते हैं मोलर। सो देर आर 4 काइंड ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन अवर जॉज। ये चारों टाइप्स अपर जॉ के अंदर भी मौजूद हैं और यही चारों टाइप्स लोअर जॉ के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इंसीजर्स दरअसल ये सामने के दांत होते हैं। टोटल ये 4 इंसीजर्स एक जॉ के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद केनाइंस सिर्फ 2 मौजूद होते हैं, यानी इंसीजर्स के दोनों साइड पर एक एक केनाइन प्रेजेंट होगा, तो 2 केनाइंस। और प्रीमोलर्स 2 इस साइड पर और 2 इस साइड पर, इस तरह से 4 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होंगे। और जबकि मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन 6 नंबर, यानी 3 इस साइड पर और 3 इस साइड पर। तो अगर आप ये टोटल करें तो ये आपके पास हो गया 6 and 4 10 और 2 12 and 4 16। तो 16 एक जॉ के अंदर और 16 दूसरे जॉ के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी अगर आप ये जॉ को सेंटर से देखें तो जैसे ये एक इंसीजर, फिर उसके बाद ये दूसरा इंसीजर, ये आपको सेंटर से दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर इसके साथ ये थोड़ा सा पॉइंटेड टीथ, इसे कहते हैं केनाइन। केनाइन के बाद फिर आगे प्रीमोलर्स और फिर ये मोलर टीथ आ जाते हैं। प्रीमोलर और मोलर टीथ ये थोड़ा सा ग्राइंडिंग सरफेसेस के साथ हैं, और जबकि केनाइन थोड़ा सा शार्प पॉइंटेड टीथ है, और जबकि ये थोड़े बाइटिंग के लिए ये चीजल शेप है, यानी इनका जो मार्जिन होता है थोड़ा सा वो छुरी की तरह बना हुआ होता है ताकि आप इजीली बाइट कर सकें। तो आपको ये जॉ की एक साइड दिखाई है, इसी तरह से जॉ की ये दूसरी साइड होगी। तो आपको जैसे ये 8 टीथ इस तरफ नजर आ रहे हैं, 8 इस तरफ होंगे, तो टोटल 16 टीथ ये ऊपर वाले जॉ में, और इसी तरह से ये 16 टीथ नीचे वाले जॉ के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये जो टीथ हैं ये डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि डाइजेशन ओरल कैविटी में मैकेनिकल नेचर का भी होगा, यानी फिजिकल उसका ब्रेकडाउन भी होगा, और इसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर परफॉर्म होना है। तो फिजिकल डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन में इन टीथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर केमिकल डाइजेशन के लिए ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं। देयर आर 3 सेट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। एक सलाइवरी ग्लैंड ये टंग के नीचे मौजूद होते हैं यहाँ पे। दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। sublingual glands are present below the tongue। इसके अलावा जिस जगह पर जॉज जाके एंड हो रहे होते हैं उस साइड पर भी ये ग्लैंड्स का एक सेट प्रेजेंट होता है। दिस सेट ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड मैंडिब्यूलर या फिर इनको सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। तो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और इसके अलावा हमारी ये जो कान है साइड पर, तो इन कानों के यूं फ्रंट पर, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, यहां पर भी ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी में। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड्स।
पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स, इनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो आपने ये ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर मुलाहिजा किया। ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लीजिए। ओरल कैविटी, इसकी जो फ्रंट ओपनिंग है माउथ कहलाती है। पोस्टीरियर ओपनिंग ये फेरेंक्स के अंदर ओपन हो रही है, फेरेंक्स। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी टंग के ऊपर मुश्तमिल है। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टंग, जबकि रूफ ऑफ ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ पैलेट। पैलेट का अगला हिस्सा हार्ड पैलेट और पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट, और ये यूव्यूला इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट जो कि नेजल कैविटी की पोस्टीरियर ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ एनी फूड पार्टिकल ड्यूरिंग स्वेलोइंग। इसके अलावा आप देखिए कि इसकी जो साइड वॉल्स हैं वो चीक्स पर मुश्तमिल हैं, जॉज प्रेजेंट हैं। टंग की पोस्टीरियर साइड पर एपिग्लॉटिस है जो कि स्वेलोइंग के दौरान ग्लॉटिस को यानी ट्रैकिया के माउथ को क्लोज कर देता है, सो दैट नो फूड पार्टिकल कैन एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो ये सारा आपने स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी याद रखना है। ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है? ओरल कैविटी का अगर हम फंक्शन एक्सप्लेन करें, ये तो सारा स्ट्रक्चर था। एज फार एज फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज कंसर्न, ओरल कैविटी का फंक्शन ना सिर्फ डाइजेशन ऑफ फूड है, बल्कि डाइजेशन ऑफ फूड से पहले ओरल कैविटी के साथ जो सेंसेस एसोसिएटेड हैं उनकी वजह से ओरल कैविटी सिलेक्शन ऑफ फूड का भी मुजाहरा कर रही होती है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड, उसके बाद फिर ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके बाद फिर लुब्रिकेशन ऑफ द फूड, और साथ साथ लुब्रिकेशन के साथ केमिकल डाइजेशन वो भी यहां पर मुमकिन हो सकेगा। सो ये 4 रोल्स पॉइंट आउट किए जा सकते हैं ओरल कैविटी के। सबसे पहला जो रोल है दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ फूड। तो सिलेक्शन ऑफ फूड दरअसल ओरल कैविटी के साथ जो सेंसेस एसोसिएटेड हैं उनकी वजह से ये रोल ओरल कैविटी के अकाउंट में डाला जा सकता है। दिस रोल इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ सेंसेस एसोसिएटेड विद ओरल कैविटी, बाय मीन्स ऑफ सेंसेस। मसलन वो सेंसेस कौन सी हैं जो ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हैं, एसोसिएटेड विद ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के साथ सेंसेस जो एसोसिएटेड हैं उनमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम किसी भी फूड को सिलेक्ट करते हैं उसको देखकर, यानी सबसे पहले हमें विजन की सेंस फैसिलिटेट करती है। अगर कोई फूड देखने में अच्छा लगेगा तो विजन यानी ये जो साइट है, विजन या साइट आप इसको कह सकते हैं, SIGHT, साइट। तो विजन और साइट की जो सेंस है ये हमें अलाउ करेगी कि ये फूड देखने में अच्छा लग रहा है तो इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो इस तरह से फूड सबसे पहले हमें विजन या साइट की सेंस असिस्ट कर रही है उसको सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर सेकंड जो सेंस यहाँ पर हमें हेल्प करती है फूड को सिलेक्ट करने में वो है उसकी स्मेल। जैसे ही आप फूड को उठा के ओरल कैविटी के करीब लेकर आते हैं, मुंह के करीब लेकर आते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि उसकी स्मेल आपको सेंस होती है और वो स्मेल असिस्ट करती है कि वेदर इट शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर और नॉट। यानी सिलेक्शन ऑफ फूड में जो दूसरा स्टेप है वो स्मेल के ज़रिए उसको सेलेक्ट करना है। पहले विजन यानी देखकर, लेकिन बाज़ औक़ात लाइट गई होती है तो जाहिर है कि विजन वाली सेंस काम नहीं करेगी, तो फिर आपने क्या करना है उसको सूंघ कर अंदाज़ा लगाना है कि ये खाने की चीज़ है या नहीं। और उसके बाद फिर अगर स्मेल भी समटाइम साथ ना दे रही हो तो एक और भी हम काम कर सकते हैं, जैसे आप उसको हाथ लगाकर टच करके महसूस कर सकते हैं। तो टच की सेंस भी हमें फैसिलिटेट करती है
या यूं समझ लें कि जब आप किसी फूड को देखकर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर स्मेल भी उसकी आपको अच्छी महसूस होती है और ओरल कैविटी में रखने का आप उसको इरादा कर लेते हैं, तो जैसे ही आप टंग के ऊपर प्लेस करते हैं तो टंग उस फूड को सेंस करेगी, टच सेंस के ज़रिए उसको सेंस करेगी कि, और जैसे ही आप उसके ऊपर टीथ अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो टीथ आपको असिस्ट करेंगे कि वेदर इट शुड बी प्रोसेस फर्दर और नॉट, क्योंकि अगर तो वो कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसी सूरत में उसे आप बाहर डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर वो हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि टंग के ज़रिए आप टेस्ट को भी सेंस कर पाते हैं, तो टेस्ट की सेंस भी आपको अलाउ करती है कि ये फूड आगे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। यानी अगर कोई चीज़ बेशक सॉफ्ट भी हो, स्मेल भी उसकी अच्छी हो, विजन भी आपको अलाउ कर रही थी कि ये देखने में भी चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, उसका अनप्लेजेंट सा टेस्ट है, तो आप उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं। तो टेस्ट का अच्छा होना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आप अच्छा टेस्ट ना होने की वजह से चीज़ों को नहीं खाते। सो ये जितनी भी सेंसेस आपको पॉइंट आउट किए, जब ये फाइनली अलाउ करेंगी तो फर्दर फूड आगे प्रोसेस होगा। तो ये अगरचे डायरेक्टली ओरल कैविटी का रोल नहीं है, लेकिन चूंकि ये सेंसेस ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हैं, इस वजह से इस रोल को भी ओरल कैविटी के अकाउंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। असल ओरल कैविटी का रोल यहाँ से शुरू होता है जिसमें ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन आ जाता है। तो ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन ये दरअसल एक मैकेनिकल डाइजेशन है। दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन व्हिच इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ टीथ। ये दरअसल मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल या इसको फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं आप। फिजिकल डाइजेशन यानी इसमें फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। सो दिस इज मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। जो आपने फूड अपने ओरल कैविटी के अंदर प्लेस किया था, तो वो फूड हो सकता है वो बहुत बड़े से साइज का फूड है, और हमारा जो फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो आप जानते हैं कि एक नैरो ट्यूब है। तो दिस लार्ज साइज फूड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट कैन पास थ्रू फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो ये लार्ज साइज्ड फूड, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए, in order to convert into small particles, इसके ऊपर टीथ एक्ट करेंगे, और टीथ के एक्शन की वजह से this large size food will be converted into small sized food में, ठीक है, will be converted into small sized food। इसमें स्पेशली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? इसमें स्पेशली टीथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने देखा था कि इंसीजर्स और कैनाइंस वो बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप किसी फूड को बड़े फूड से तोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, और उसके बाद फिर असल काम मोलर और प्री मोलर्स का है। मोलर और प्री मोलर अपनी ग्राइंडिंग सरफेसेस की वजह से इस लार्ज साइज फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन की क्या जरूरत है? यहां पर ये ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन क्यों हो रहा है? तो दरअसल इसका अगर हम पर्पस बताएं तो इसका पर्पस आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक तो आपको मैंने जैसे अभी बताया था कि फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब विच डज नॉट अलाउ लार्ज साइज फूड। फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट consists of narrow tube which does not allow large food to pass through। ठीक है भाई, तो फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब विच डज नॉट अलाउ लार्ज फूड टू पास थ्रू। तो इस वजह से इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है। और सेकंड पर्पस जो इस ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए आप यहां पर रीजनिंग कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है कि दरअसल
लार्ज साइज का फूड जो होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। दिस हैज लेस सरफेस एरिया, हैज लेस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि ये लार्ज साइज का है, लेकिन जब आप इसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इट हैज मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा फूड का, उतना एंजाइम्स को काम करने में हेल्प मिलेगी, एंजाइम उतना तेजी से इसके ऊपर अटैक करेंगे और फूड उतना क्विकली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। सो ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया या इसको आप यूं कह लें कि स्मॉल साइज फूड हैज लार्ज सरफेस एरिया, small sized food has large surface area for the action of enzyme. ठीक है भाई, तो एंजाइम की अटैक के लिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना सूटेबल होगा। तो इस वजह से भी इसको ग्राइंड और मैस्टिकेट किया जाता है ताकि इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं और उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और एंजाइम उनके ऊपर आसानी से अटैक कर सकें। सो फॉर दिस पर्पस दिस ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन इज नेसेसरी। उसके बाद जो तीसरा और चौथा रोल है इसका, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, उसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स से निकलने वाली सीक्रीशंस इन्वॉल्व होती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स का भी मैंने जिक्र किया था। स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 किस्म के यहाँ पर पाए जाते हैं और उनकी जो सीक्रीशंस उन्हें स्लाइवा कहते हैं। इन स्लाइवरी ग्लैंड्स में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इन स्लाइवरी ग्लैंड्स में एक टाइप के ग्लैंड्स को कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द टंग। सबलिंगुअल ग्लैंड्स they are present below the tongue. दूसरे नंबर पर फिर आ जाते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स या सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द जॉज। इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द जॉज। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर पैरोटिड ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। They are present in front of ears. तो इस तरह से ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स कलेक्टिवली एक सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट सीक्रेशन इज कॉल्ड सलाइवा। इन तीनों से जो सीक्रेशन प्रोड्यूस होती है दैट सीक्रेशन इज कलेक्टिवली नोन एज सलाइवा। All of them collectively secrete a secretion known as saliva. Saliva is a kind of digestive juice. Saliva क्या चीज है? It is a kind of digestive juice. It is kind of digestive juice. तो saliva एक digestive juice की किस्म है। वैसे आमतौर पर जूस का लफ्ज सुनकर कुछ सुहाना सा एहसास होता है माइंड के अंदर, लेकिन आप अगर सलाइवा को इमेजिन करें कि सलाइवा क्या चीज़ है
तो वो एहसास फ़ौरन से मिट भी जाएगा। तो सलाइवा ये बेसिकली एक डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, इसको आमतौर पर आप डाइजेस्टिव जूस कंसिडर करेंगे। इस डाइजेस्टिव जूस की अगर आप कंपोजिशन देखें, इस डाइजेस्टिव जूस में क्या कुछ मौजूद है, तो इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो कंपोजिशन पाई जाती है, कंपोजिशन ऑफ दिस डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस। इसकी कंपोजिशन हम देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा एंड इट्स फंक्शन। सलाइवा की कंपोजिशन और उसका फंक्शन हमने अभी देखना है। तो सलाइवा की कंपोजिशन अगर आप नोट डाउन करें तो सबसे पहला कंपोनेंट उसके अंदर जो हमें मिल रहा है वो है म्यूकस एंड वाटर। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है म्यूकस, उसके बाद फिर दूसरा वाटर इसके अंदर मौजूद है। वाटर के अलावा इसमें तीसरा कंपोनेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सम अदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है यहां पे। इसके अलावा यहां पर चौथा कंपोनेंट एक एंजाइम है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। सलाइवरी अमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन, पी साइलेंट होगा यहां पे। नंबर 5, इसके अंदर एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है। लाइसोजाइम, और इसके अंदर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट हैं। एंटीबॉडीज, ये सारे इंग्रेडिएंट्स सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें देखिए म्यूकस क्या चीज है। म्यूकस बेसिकली एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है। इट इज अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है स्लिपरी, स्लाइमी सब्सटेंस। म्यूसिलेजिनस, या इसको स्लाइमी भी आप कह सकते हैं, स्लाइमी या स्लिपरी सब्सटेंस, स्लिपरी भी आप कह सकते हैं इसको। सो दिस इज म्यूसिलेजिनस, स्लाइमी और स्लिपरी सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का बेसिकली काम लुब्रिकेट करना होता है। असल में ये म्यूकस एक ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से इस तरह की नेचर शो करता है। दैट ग्लाइकोप्रोटीन इज कॉल्ड म्यूसिन। म्यूसिन इसके अंदर मौजूद है। तो म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ड्यू टू दिस ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकस हैज दिस काइंड ऑफ नेचर। और इसका रोल क्या होगा, ये साथ साथ हम यहां पर इसका रोल भी पॉइंट आउट करते जाते हैं। दिस म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लुब्रिकेशन, वाई इट इज रिक्वायर्ड। लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, तो असल में अगर फूड लुब्रिकेटेड होगा तो वो फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली मूव कर सकेगा। अगर फूड लुब्रिकेटेड नहीं होगा तो फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसकी मूवमेंट अफेक्ट होगी और हो सकता है कि वो डाइजेस्टिव लाइनिंग को डैमेज भी करे। अगर वो फ्रिक्शन कॉज करेगा फूड, तो ऐसी सूरत में वो डाइजेस्टिव लाइनिंग को डैमेज भी कर सकता है। म्यूको, आपको याद है कि उसकी जो इनर लाइनिंग है म्यूकोजा, उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो इस वजह से लुब्रिकेशन ऑफ द फूड रिक्वायर्ड है, ताकि वो किसी किस्म का डैमेज कॉज किए बगैर इजीली फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव कर सके। बिल्कुल इसी तरह से वाटर विच प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम, इट प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आपको पता है कि एंजाइम्स हमेशा एक्वस मीडियम में काम करते हैं। तो वाटर प्रोवाइड्स एन एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये एक्वस मीडियम, वाटरी मीडियम स्टैब्लिश होगा तो एंजाइम यहां पर प्रॉपरली वर्क करेंगे। और वाटर इटसेल्फ लुब्रिकेशन में फैसिलिटेट करता है। ये इसका काम भी लुब्रिकेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो लुब्रिकेशन ना सिर्फ
म्यूकस की वजह से हो रही है, बल्कि वाटर ऑल्सो लुब्रिकेट्स द फूड so that it can easily move into further digestive tract. Sodium bicarbonate and other salts are very important components of the saliva. Sodium bicarbonate और other salts, इनका अगर हम प्राइमरी रोल देखें तो प्राइमरी रोल तो इनका pH को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इनका प्राइमरी रोल इन कंपोनेंट्स का क्या है? प्राइमरी रोल इनका टू मेंटेन pH, to maintain pH of the oral cavity, क्योंकि ओरल कैविटी में अभी आप आगे देखिएगा जो एंजाइम यहाँ पर काम करता है उस एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए एक एप्रोप्रिएट pH रिक्वायर्ड है। तो उस एप्रोप्रिएट pH को मेंटेन करना दरअसल इसका बुनियादी फर्ज है, इसका प्राइमरी रोल ये है। और वो pH कितनी होती है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है? दैट रिक्वायर्ड pH इज 6.8 pH is required, which is optimum pH for the activity of the salivary amylase. But keep in your mind that fresh saliva जो होता है, fresh saliva उसकी pH 8 के करीब होती है। Fresh saliva has slightly alkaline pH, fresh saliva की pH तकरीबन 8.0 के करीब होगी। But after some time, ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्विकली इसकी pH थोड़ी सी रिड्यूस होगी। आफ्टर सम मोमेंट्स pH विल बी ड्रॉप्ड टू 6.0, यानी 8.0 से pH ड्रॉप होकर 6.0 पे आ जाएगी ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। असल में स्लाइवा में से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। तो ड्यू टू इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्लाइवा द pH ऑफ द स्लाइवा क्विकली ड्रॉप्स। तो इस वजह से अगर स्लाइवा मुसलसल सीक्रेट हो रहा हो तो फ्रेश स्लाइवा की चूंकि pH 8.0 के करीब होती है, तो इस तरह जो pH यहां पर रिक्वायर्ड है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द स्लाइवरी अमाइलेज दैट इज 6.8, वो pH यहां पर मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि फ्रेश स्लाइवा की pH 8.0 है, लेकिन स्लाइवा जैसे ही चंद लम्हों के लिए यहां पर ओरल कैविटी में पड़ा रहेगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की वजह से pH उसकी ड्रॉप होकर 6.0 पर आएगी। लेकिन अगर मुसलसल फ्रेश स्लाइवा सीक्रेट हो रहा हो तो उससे जो 6.8 pH यहां पर रिक्वायर्ड थी वो मेंटेन रहेगी। इसी वजह से आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि अगर आपने खाना खाने से पहले पानी पिया हुआ होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एक्टिविटी है, क्योंकि अगर आपने पहले पानी पिया हुआ है खाना खाने से पहले तो इस तरह की जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस होती हैं, यानी स्लाइवा की सिक्रीशन भी ज़्यादा अच्छी होगी और इसके अलावा बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिक्रीट हो पाएंगे अगर आपने खाना खाने से पहले पानी पिया हुआ है। और अगर आप खाना खाने के दौरान पानी पीते हैं तो जाहिर है कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। वो खाना खाने के दौरान जो पानी पिया हुआ होगा वो उल्टा आपको थोड़ा सा डाइजेशन को स्लो करेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। और खाना खाने के बाद अगर कोई पानी पीता है तो वो इस तरह से नुकसानदेह हो सकता है कि जैसे वो कोई हार्मफुल चीज़ खा रहा हो। तो इस वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि खाना खाने से पहले पानी पीना सबसे ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उससे ये डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपने देखा कि ये जो सलाइवा का प्राइमरी रोल था, बुनियादी फर्ज इसका वो था टू मेंटेन pH फॉर द एक्टिविटी ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का एक सेकेंडरी रोल भी यहाँ पर अचीव हो रहा है, और वो सेकेंडरी रोल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट दरअसल एंटीसेप्टिक इन नेचर भी है। एंटीसेप्टिक, इट इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक इन नेचर। एंटीसेप्टिक होने का मतलब है कि इट कैन ऑल्सो किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी हम कोई भी गंदा मंदा फूड उठा के मुंह में रख लेते हैं तो उस फूड पर बहुत सारे माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बंदोबस्त कर रखा है कि अगर इस तरह का कोई गंदा फूड भी हमारे ओरल कैविटी में आ जाए, जैसे आमतौर पर बच्चे ज़मीन से मट्टी उठाकर भी बाज़ औक़ात खाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से अगर कोई
फूड जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हों वो फूड भी हमारे ओरल कैविटी में आ जाए तो उसको किल करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही एक्टिव है। तो इसका ये सेकेंडरी रोल कंसिडर किया जाएगा कि ये एंटीसेप्टिक इन नेचर है और माइक्रोब्स की किलिंग भी कॉज करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर स्लाइवरी अमाइलेज जो चौथा कंपोनेंट है सलाइवा का, स्लाइवरी अमाइलेज विच इज कॉमनली नोन एज टाइलिन। इसके नाम के साथ स्लाइवरी वर्ड लाजमी यूज करना है क्योंकि अमाइलेज एंजाइम अभी आप देखिएगा कि आगे भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेंक्रियास से भी ये सीक्रेट होगा और उस एंजाइम को पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहा जाएगा। लिहाजा जो अमाइलेज यहाँ पर ओरल कैविटी से सीक्रेट होता है उसे आपने स्लाइवरी अमाइलेज कहना है। तो स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन ये दरअसल एक कार्बोहाइड्रेज है, कार्बोहाइड्रेज। और कार्बोहाइड्रेज ऐसे एंजाइम को कहा जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हो। तो स्लाइवरी अमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज एक्चुअली एक्ट अपॉन स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च के ऊपर एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च या ग्लाइकोजन के ऊपर ये एक्ट करेगा और स्टार्च या ग्लाइकोजन इनको ये ब्रोकन डाउन करता है इनटू माल्टोज। Maltose is the product of this enzyme, whereas starch and glycogens are the substrates of this enzyme. इस तरह से कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ये स्टार्च और ग्लाइकोजन का यहाँ पर डाइजेशन हो पाएगा अप टू द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। और याद रखिए कि ये डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का ये अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, अभी इसका मजीद डाइजेशन होना बाकी है जो कि आगे चलकर इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। इसके अलावा बाकी जो दूसरे फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट ये वाहिद कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है। आपने अपने इस सिलेबस के हवाले से सिर्फ यही याद रखना है कि ओनली द कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी, बाकी कोई और दूसरा फूड यहाँ पर ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप हायर क्लासेस में जाकर देखेंगे कि देर आर सर्टेन अदर एंजाइम्स दैट आल्सो कंट्रीब्यूट इन डाइजेशन ऑफ अदर कंपोनेंट्स एज वेल। लेकिन आपको यहाँ पर एफएससी लेवल पर उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर सिर्फ यही अज्यूम करना है कि सिर्फ यहाँ पर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ एंजाइम दैट एक्ट अपॉन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन और इसको ये डाइजेस्ट कर देता है इनटू माल्टोज और इसके बाद फिर फर्दर इसका डाइजेशन आगे चलकर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए कि यहां पर ये दो और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट हैं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आमतौर पर बैक्टीरियोफेज के पास पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस की किस्म है। बैक्टीरियोफेजेस के पास ये एंजाइम मौजूद होता है और ये एंजाइम दरअसल बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, दिस इज बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम, दिस इज एक्चुअली बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम, यानी इसका रोल भी वही एंटीसेप्टिक रोल है। जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए एंटीसेप्टिक रोल ऑब्जर्व किया था कि अगर फूड के अंदर कोई माइक्रोब्स मौजूद हो तो वो बचकर नहीं जा पाते, बिल्कुल इसी तरह से इसी फंक्शन को फर्दर प्रमोट करने के लिए लाइसोजाइम भी यहां पर मौजूद है। और ना सिर्फ ये बल्कि एंटीबॉडीज भी यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज भी एंटीसेप्टिक इन नेचर हैं, ये भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। दीज आर ऑल्सो एंटीसेप्टिक इन नेचर, ये भी माइक्रोबियल किलिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने देखा कि स्लाइवा के अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो माइक्रोबियल किलिंग कॉज करते हैं। उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने याद रखना है, लाइसोजाइम और एंटीबॉडीज जो कि माइक्रोबियल किलिंग कॉज कर रही हैं। इसी वजह से आमतौर पर यह कहा जाता है कि किसी जख्म के ऊपर कोई किसी जगह पर अगर कोई हल्का सा कोई वोंड बना हुआ है तो अगर आप अपना स्लाइवा उसके ऊपर अपनी फिंगर से अप्लाई कर देते हैं तो उस वोंड की हीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वोंड के ऊपर अगर कोई माइक्रोब्स मौजूद हैं तो वो स्लाइवा की वजह से किल हो जाएंगे और इस तरह से उसकी हीलिंग उस वोंड की ज़्यादा प्रमोट होगी। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि जितने भी आपके जिस्म पर वोंड बने तो आप अपना स्लाइवा निकाल कर उसके ऊपर लगाते रहें। चलें, कभी ओकेजनली तो ये किया जा सकता है, बट रूटीन में ये प्रैक्टिस ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि उन जख्मों पर कोई बहुत ही हार्मफुल किस्म का माइक्रोब मौजूद हो और वो जब आप बार बार फिंगर उसके ऊपर लगाकर मुंह में लगाएंगे तो कहीं वो फर्दर आपको इन्फेक्शन कॉज ना कर दे।
क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर माइक्रोबियल किलिंग के लिए मौजूद है तो उसकी वजह से कोई माइक्रोब अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन जाहिर है कि बास माइक्रोब्स वो डेंजरस होते हैं या उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हुए होते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों के ज़रिए किल नहीं होते और इसी वजह से वो हमें इन्फेक्शन कॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपने देखा कि ये जो सलाइवा था इसने हमारे फूड में मौजूद कंपोनेंट्स में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पार्शली डाइजेस्ट किया और बाकी कंपोनेंट्स को अभी डाइजेस्ट नहीं किया। इसके साथ साथ फूड की लुब्रिकेशन भी की है इसने। तो ये जो तीसरा और चौथा रोल मैंने अभी आपको बताया था सलाइवा का, वो कंप्लीट होता है। तो सलाइवा के ज़रिए ओरल कैविटी जब ये सारे रोल परफॉर्म कर देती है, तो ओरल कैविटी जब ये सारे रोल परफॉर्म कर देगी और फूड पार्शली डाइजेस्ट हो चुका होगा, तो ऐसी सूरत में फूड एक ओवल लंप की सूरत अख्तियार कर लेता है एंड दिस ओवल लंप इज नोन एज बोलस। ठीक है, बोलस क्या चीज है? बोलस इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द ओरल कैविटी। बोलस इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन ओरल कैविटी। तो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन ओरल कैविटी दैट इज कॉल्ड बोलस, ये अब स्टैब्लिश हो गया है। और अब ये बोलस यहाँ से ओरल कैविटी से आगे प्रोसेस होगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। तो बोलस इस तरह से ये ओरल कैविटी में इस जगह पर ये स्टैब्लिश हो जाता है और ये बोलस एक ओवल लंप की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो उसके बाद फिर इस बोलस को ओरल कैविटी से आगे फर्दर मुंतकिल किया जाएगा फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और इस चीज़ को फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से फूड आगे मूव करेगा और किस तरह से फिर फर्दर इसका डाइजेशन पॉसिबल हो सकेगा। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.